जरा सोचिए, एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसने 300 से भी ज्यादा सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर लिखी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, एक ऐसी ताकतवर हुकूमत की जिसने इतिहास पर अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। जी हाँ, 320 साल, 1206 से लेकर 1526 तक। ये कोई छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं है, ये एक पूरा का पूरा दौर था। और इतने लंबे शासन ने इस पूरे इलाके की कल्चर, आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हर चीज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है जो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। ये किसी एक खानदान का साम्राज्य नहीं था। दिल्ली सल्तनत पर एक के बाद एक 5 अलग अलग राजवंशों ने 5 अलग अलग डायनेस्टीज ने राज किया, और हर एक की अपनी एक अलग ही कहानी, एक अलग विरासत थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे एक ऐसा एम्पायर जिसे गुलामों ने शुरू किया वो इतना बड़ा बन गया और फिर अचानक इतिहास के पन्नों में कहीं खोसा गया? तो चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक अनोखे मोड़ से। सल्तनत की पहली डायनेस्टी थी ममलूक डायनेस्टी, जिसे हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल सही सुना, इसकी नींव उन लोगों ने रखी जो कभी खुद गुलाम हुआ करते थे। तो ये है सल्तनत का पूरा सफरनामा एक नज़र में। मामलुक से कहानी शुरू होती है, खिलजी के राज में अपने चरम पर पहुंचती है, तुगलक के साथ उतार चढ़ाव देखती है, और फिर सैयद और लोदी के साथ अपने अंत की तरफ बढ़ती है। ये टाइमलाइन हमारे लिए एक रोड मैप की तरह है। पहली डायनेस्टी का नाम ही उसकी पूरी कहानी बता देता है, मामलुक। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है गुलाम, या वो जिस पर किसी का हक हो। और कमाल की बात यह है कि इसके फाउंडर कुतुब उद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गोरी के एक तुर्की गुलाम थे। सोचिए, एक गुलाम से सुल्तान तक का सफर। इसी मामलुक दौर में कुछ ऐसा हुआ जो उस वक्त के लिए लगभग सोचा भी नहीं जा सकता था। एक ऐसे दौर में जहां हर तरफ पुरुषों का ही बोलबाला था, दिल्ली के तख्त पर एक औरत ने हुकूमत की। नाम था रज़िया सुल्ताना, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी। उन्होंने औरतों वाले लिबास छोड़कर मर्दों की तरह खुले चेहरे से दरबार लगाना शुरू कर दिया। लेकिन जाहिर है, तुर्की अमीरों को एक औरत का उन पर राज करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनके खिलाफ लगातार साजिशें होती रहीं, और इसी वजह से उनका शासनकाल छोटा जरूर था, लेकिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। चलिए अब मामलुक से आगे बढ़ते हैं और कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां सल्तनत अपनी ताकत और फैलाव के एकदम चरम पर थी। ये वक्त था खिलजी वंश का, जिसने इस साम्राज्य को एक नई ही ऊंचाई दी। अलाउद्दीन खिलजी की कामयाबी का सबसे बड़ा राज था उसकी फौज। उसने एक बहुत बड़ी परमानेंट आर्मी बनाई, और सैनिकों को सीधे खजाने से कैश में सैलरी दी जाती थी। घोड़ों के लिए दाग और सैनिकों का हुलिया लिखने का सिस्टम बनाया ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो। इन चीज़ों ने आर्मी को एक प्रोफेशनल फाइटिंग मशीन बना दिया। अब इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, है ना? तो अलाउद्दीन ने मार्केट पर जबरदस्त कंट्रोल किया, हर चीज की कीमत फिक्स कर दी। बाजारों पर नजर रखने के लिए शहना-ए-मंडी जैसे अफसर और जासूस तैनात किए। ये सब इसीलिए ताकि सैनिकों को कम दाम पर जरूरी सामान मिलता रहे। और इस पावरफुल आर्मी का नतीजा, सल्तनत की सरहदें फैलती चली गईं, आगे और आगे, सीधे दक्षिण भारत तक। उसके जनरल मलिक काफूर ने देवगिरी से लेकर मदुरई तक हमले किए और वहां से बेहिसाब दौलत लूटकर दिल्ली लाए। कह सकते हैं कि यह सल्तनत का गोल्डन पीरियड था। लेकिन कहते हैं ना, हर ऊंचाई के बाद एक ढलान जरूर आती है। सल्तनत की कहानी में ये टर्निंग पॉइंट आया तुगलक वंश के साथ। यहाँ एक ऐसे सुल्तान की एंट्री होती है जिसकी बड़ी बड़ी एम्बिशंस ही उसके एम्पायर के लिए खतरा बन गईं। नाम था मुहम्मद बिन तुगलक। ये कोई आम सुल्तान नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा, विजनरी, लेकिन शायद कुछ ज्यादा ही विजनरी। उसके बड़े बड़े प्लान्स और आइडियाज कागज पर तो बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन असलियत में विनाशकारी साबित हुए। उसका पहला बड़ा एक्सपेरिमेंट, कैपिटल शिफ्ट। प्लान तो ठीक था कि साउथ इंडिया पर बेहतर कंट्रोल के लिए कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद ले जाया जाए, लेकिन इसे लागू करने का तरीका एक भयानक सपना। पूरी दिल्ली की आबादी को 1500 किलोमीटर पैदल चलने का हुक्म दिया गया। इस सफर में हजारों जानें गईं और आखिरकार कुछ साल बाद ही वापस दिल्ली लौटना पड़ा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, टोकन करेंसी। आइडिया ये था कि सोने चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलाए जाएं। लेकिन इस प्लान में एक बड़ी गड़बड़ थी। इन तांबे के सिक्कों की नकल करना बहुत आसान था,
नतीजा ये हुआ कि हर घर में ही सिक्के बनने लगे। बाजार नकली सिक्कों से भर गया, इकोनॉमी ठप हो गई और सुल्तान को खजाने से सोना चांदी देकर ये तांबे के सिक्के वापस खरीदने पड़े। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हुई तो इतिहासकार बदायूनी ने ये मशहूर लाइन लिखी, और ये लाइन सब कुछ बता देती है कि उसके शासन ने सुल्तान और जनता दोनों के लिए कितनी मुसीबतें खड़ी की थी। उसके इन एक्सपेरिमेंट्स ने सल्तनत की कमर तोड़ के रख दी थी। तुगलक के इन फेल एक्सपेरिमेंट्स के बाद सल्तनत ऐसी कमजोर हुई कि फिर कभी ठीक से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई। अब शुरू होता है इसका आखिरी दौर, सैयद और लोधी वंश के साथ, जहां इसका पतन धीरे धीरे लेकिन पक्का होता चला गया। और इस कमजोर हालत पर एक और बहुत बड़ा हमला हुआ। साल था 1398, जब तैमूर ने दिल्ली पर चढ़ाई की। उसने शहर को पूरी तरह लूटा, हजारों लोगों का कत्ल किया और सल्तनत की बची खुची सेंट्रल पावर को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। सल्तनत का आखिरी चैप्टर लिखा लोधी वंश ने, जो अफगान थे। उन्होंने एक बहुत सिमट चुके साम्राज्य पर राज किया, और आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी इतना ज्यादा अनपॉपुलर हो गया कि उसके अपने ही सरदारों ने उसके खिलाफ साजिश रच डाली। उन्होंने काबुल के शासक बाबर को न्योता भेज दिया कि आओ और इसे गद्दी से हटाओ। और बस इसी न्योते ने स्टेज सेट कर दिया पानीपत की पहली लड़ाई का, साल 1526। एक तरफ थी बाबर की छोटी लेकिन आधुनिक सेना, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना। ये वो लड़ाई थी जिसने हमेशा के लिए भारत के इतिहास का रुख मोड़ दिया। ये लाइन 350 साल की इस पूरी कहानी को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। सोचिए, जहां से ये साम्राज्य शुरू हुआ था, तराइन के मैदान से, उसके कुछ ही मील दूर पानीपत में ये खत्म हो गया, और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का दौर भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत के खत्म होने से एक नए और शायद उससे भी बड़े साम्राज्य की नींव रखी गई, मुगल साम्राज्य। तो सवाल ये है कि दिल्ली सल्तनत की विरासत आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ एक कहानी है जो खत्म हो गई, या वो एक नींव है जिस पर एक और भी बड़ी इमारत खड़ी हुई?